हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और स्टडी मटेरियल के अलावा भी आपको क्विज और प्रैक्टिस भी टेलीग्राम चैनल पर ही करवाया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है इतिहास हिस्ट्री, उसका 5वां पाठ अर्थव्यवस्था और आजीविका का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। और अगर आपने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है अर्थव्यवस्था और आजीविका का, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। इसमें हम आपके साथ इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकीकरण को गति प्रदान की कैसे। अर्थात कोयला उद्योग और लौह उद्योग के कारण ही औद्योगिकीकरण को गति मिली थी। तो इन दोनों ने मिलकर ही औद्योगिकीकरण को गति प्रदान की, कैसे प्रदान की, इसके बारे में बताइए। तो वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती थी, इसलिए अंग्रेजों ने इन उद्योगों पर बहुत अधिक ध्यान दिया था। अर्थात अगर उस समय वस्त्र उद्योग की प्रगति करनी थी तो सबसे पहले कोयला और लोहे के उद्योग वस्त्र उद्योग की प्रगति पर बहुत अधिक निर्भर करती थी। इसलिए उस समय के अंग्रेजों ने वस्त्र उद्योग के लिए कोयले एवं लौह उद्योग के उद्योगों पर बहुत अधिक ध्यान दिया था। इंग्लैंड में लोहे और कोयले की प्रचुर मात्रा में खानें थी। सन 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। जैसा कि हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पढ़ाया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो जो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था वह हम्फ्री डेवी ने किया था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। तो यह जो सेफ्टी लैंप था यह एक प्रकार का यंत्र का नाम था और वह खानों में काम करने के लिए एक आविष्कार था। तो 1815 ईस्वी में हेनरी बेसेमर ने एक शक्तिशाली भट्ठी विकसित करके लौह उद्योग को भी अधिक बढ़ावा दिया। जब हम्फ्री डेवी थे उन्होंने तो कोयला में खानों में काम करने के लिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार करके उसको बढ़ावा दे दिया, लेकिन उसके बाद 1815 ईस्वी में हेनरी बेसेमर ने एक शक्तिशाली भट्टी विकसित करके लौह उद्योग को भी अधिक बढ़ावा दे दिया। इस तरह कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकीकरण को गति प्रदान की। तो जो औद्योगिकीकरण थी उसको मुख्य रूप से तो गति प्रदान की थी वस्त्र उद्योग ने, लेकिन अगर वस्त्र उद्योग की जो प्रगति थी उसकी प्रगति कोयले और लोहे के उद्योग पर निर्भर करती थी, क्योंकि लोहे के उद्योग के यंत्र होते थे और कोयले उसमें यूज हुआ करते थे वस्त्र उद्योग में। इसलिए वह उस समय के अंग्रेजों ने कोयले और लोहे के उद्योग पर अधिक ध्यान दिया था। इसी कारण वस्त्र उद्योग की प्रगति हो चुकी थी। सन 1815 ईस्वी में उन्होंने यह ध्यान दिया था कि हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था और हेनरी बेसेमर ने एक शक्तिशाली भट्टी विकसित कर दी थी जो लौह उद्योग को भी और अधिक बढ़ावा दे दिया था। इस तरह कोयला और लौह उद्योग ने औद्योगिकीकरण को गति प्रदान कर दी थी। औद्योगिकी क्रांति से आप क्या समझते हैं? जो औद्योगिक क्रांति होता है उस क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली में हुए उन आधारभूत परिवर्तनों से है जिनके फलस्वरूप जनसाधारण से को अपनी परंपरागत कृषि व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के उद्योग में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों का प्रयोग का अवसर मिला। जो औद्योगिक क्रांति था, इस क्रांति का अगर अर्थ निकाला जाए तो यह एक ऐसा अर्थ है उत्पादन प्रणाली में हुए उन आधारभूत परिवर्तन से। अर्थात जो उत्पादन प्रणाली जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय अनेक परिवर्तन हुए थे जिनके फलस्वरूप जो जनसाधारण है उनको अपनी परंपरागत कृषि छोड़नी पड़ी थी। अर्थात जो वे परंपरागत कृषि करते हुए आ रहे थे उनका व्यवसाय छोड़ना पड़ा था, उनको अपने घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर एक नए प्रकार के उद्योग में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर मिला था। ये औद्योगिकीकरण का सबसे पहला परिवर्तन था। और उद्योगों में मानव श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया था।
लेकिन यह जो क्रांति थी यह सर्वप्रथम इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी और उसके बाद मानव श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया था। औद्योगिक क्रांति में न तो राजसत्ता का परिवर्तन हुआ और न ही रक्तपात का। यह क्रांति किसी निश्चित अवधि या किसी तिथि को नहीं हुई, इसका निरंतर विकास होता रहा। अर्थात जो औद्योगिक क्रांति हुई थी यह किसी भी निश्चित अवधि या किसी निश्चित तिथि को नहीं हुई थी, इसका निरंतर विकास ही होता रहा और इसमें न ही राजसत्ता का परिवर्तन हुआ और इस औद्योगिक क्रांति में न ही रक्तपात हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्रगति होती रही और धीरे धीरे उद्योगों में मानव श्रम का स्थान भी मशीनों ने ले लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी लिख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो आपको औद्योगिक क्रांति के बारे में बता देना है कि जब औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ था तो उस समय जनसाधन को अपनी परंपरागत कृषि, अपने घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर वहां नवीन साधनों का प्रयोग करने का अवसर मिला था और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सर्वप्रथम इंग्लैंड इसमें आगे बढ़ी थी और उद्योगों में मानव श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया था और औद्योगिक क्रांति में न तो राजसत्ता का परिवर्तन हुआ और न ही रक्तपात का। यह क्रांति किसी निश्चित अवधि या तिथि को नहीं हुई, इसका जो था निरंतर विकास होता रहा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि औद्योगिकीकरण किसे कहते हैं। जो आदि औद्योगिकीकरण है, इससे पहले तो आपने पढ़ा औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, उससे आप क्या समझते हैं, लेकिन ये भी उसी टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन है कि आदि औद्योगिकीकरण किसे कहते हैं। तो यूरोप और इंग्लैंड में कारखानों में उत्पादन होने के पूर्व की स्थिति को इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकीकरण का नाम दिया। यूरोप और इंग्लैंड में कारखानों में उत्पादन होने की पूर्व की स्थिति को जो वहाँ के इतिहासकार थे उन्होंने उसको आदि औद्योगिकीकरण का नाम दे दिया था। इस समय भी बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन होता था, परंतु वह उत्पादन एक जगह कारखानों में न होकर दूर दराज के गांवों में तथा घरों में होता था। अर्थात आदि औद्योगिकीकरण का अगर हम आपको साधारण मतलब बताएं तो वहाँ औद्योगिकीकरण का नाम उन्होंने यूरोप और इंग्लैंड के कारखानों के इतिहासकारों ने इस नाम को दिया था, क्योंकि उस समय बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन नहीं होता था। उस समय एक ही जगह पर बड़े स्तर पर उत्पादन नहीं होता था, बल्कि उत्पादन एक जगह कारखानों में न होकर दूर दराज के मतलब अलग अलग गाँवों में तथा अलग अलग घरों में होता था। उसी को आदि औद्योगिकीकरण कहते हैं। तो आदि औद्योगिकीकरण किसे कहा जाता है, तो वह उत्पादन जो एक जगह कारखानों में न होकर दूर दराज के गांवों में तथा अलग अलग घरों में होता है, उसे ही आदि औद्योगिकीकरण कहा जाता है। औद्योगिक आयोग की स्थापना कब हुई। जो औद्योगिक आयोग थी उसकी स्थापना कब हुई थी और इसके क्या उद्देश्य थे, अर्थात औद्योगिक आयोग को स्थापित करने के उद्देश्य क्या थे। तो औद्योगिक आयोग की नियुक्ति सन 1916 ईस्वी में हुई। भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित उन क्षेत्रों का पता लगाना जिसे सरकार सहायता दे सके। सबसे पहले इसमें पूछा जा रहा है कि औद्योगिक आयोग की स्थापना कब हुई। तो औद्योगिक आयोग की नियुक्ति अर्थात स्थापना सन 1916 ईस्वी में हुई थी और इसके उद्देश्य क्या थे। तो इसका उद्देश्य था भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित उन क्षेत्रों का पता लगाना जिसे सरकार सहायता दे सके। तो इसका उद्देश्य क्या था और इसकी स्थापना कब हुई थी, आप समझ गए होंगे। स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी और इसका उद्देश्य था कि भारतीय उद्योग तथा भारत के व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित उन क्षेत्रों का पता लगा लेवे जिसे सरकार सहायता दे सके। औद्योगिकीकरण के क्या कारण थे, अर्थात जो औद्योगिकीकरण का शुरुआत हुआ था, औद्योगिक क्रांति का फैलाव हुआ था, उसके कारण क्या थे। तो औद्योगिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित थे। जो औद्योगिकीकरण था उसके महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित थे। पहले पहले नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ था, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई थी, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता थी और सस्ते श्रम की उपलब्धता थी और यातायात की सुविधा थी। अर्थात औद्योगिकीकरण की शुरुआत होने का इन्हीं सभी कारण के कारण वे शुरुआत हुए थे, क्योंकि उनको सबसे पहले तो नए नए मशीनों का आविष्कार करना आ गया था, फैक्ट्री प्रणाली की सब शुरुआत हुई थी नया नया, तो औद्योगिकीकरण को प्रगति मिला था। कोयले एवं लोहे की प्रचुरता होने के कारण और सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण भी और यातायात की सुविधा के कारण भी, ये ऐसे ऐसे कारण हैं जिन्होंने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया था। तो इन्हीं सभी कारणों के कारण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला था, जिसमें से सिर्फ आपको ये 3-4 कारण को सिर्फ याद रखना है कि नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ था, सस्ते श्रम की उपलब्धता हो गई थी, यातायात की सुविधा हो गई थी, लोहे एवं कोयले की प्रचुरता मिली थी। औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। तो यह क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया और उसी से सिंपल एकदम संबंधित क्वेश्चन है जो पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो उसमें सिर्फ क्रांति था, इसमें सिंपली पूछा जा रहा है कि औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं, अर्थात इसके बारे में बताएं। तो औद्योगिकीकरण अथवा उद्योगों की बृहत रूप में स्थापना उस औद्योगिक क्रांति की देन है
जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। इसमें उत्पादन बृहद पैमाने पर होता है, जिसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। किसी भी देश के आधुनिकीकरण का एक प्रेरक तत्व उसका औद्योगिकीकरण होता है। अर्थात औद्योगिकीकरण में आपको सिर्फ इतना समझना है, एक हमने आपको बताया आदि औद्योगिकीकरण, एक होता है औद्योगिकीकरण। तो आदि औद्योगिकीकरण में तो होता है कि एक जगह उत्पादन कारखानों में न होकर दूर दराज के गाँवों में और अलग अलग घरों में होता था। लेकिन यह जो औद्योगिकीकरण है, इसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा नहीं होता है, बल्कि मशीनों द्वारा एक ही जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर होता है और उसकी खपत करने के लिए बहुत बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। और किसी भी देश की आधुनिकीकरण का एक प्रेरक तत्व उसका औद्योगिकीकरण ही होता है। अतः औद्योगिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों के द्वारा कारखानों में होता है और इस प्रक्रिया में घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ले लेता है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि आदि औद्योगिक जो था उसमें उत्पादन घरेलू उत्पादन पद्धति पर होता था, लेकिन जब औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई तो उसका उत्पादन सिर्फ और सिर्फ कारखाना पद्धति ही ले लेता है। तो यह था औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकीकरण और औद्योगिक क्रांति में अंतर। औद्योगिक क्रांति में उसमें हुए क्रांति के बारे में, उसमें हुए प्रगति के बारे में आपको पढ़ना था, लेकिन औद्योगिकीकरण में किस प्रकार इसका विकास हुआ, किस प्रकार यह आगे बढ़ा, इसके बारे में आपको पढ़ना था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को लिखें। अर्थात जो फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ था, इसका जो विकास होने का कारण था उसके बारे में किन्हीं दो कारणों के बारे में बताएं। तो फैक्ट्री प्रणाली के विकास के दो कारण निम्नलिखित थे। पहला, मशीनें एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार। फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत होने का जो सबसे पहला और मुख्य कारण था, मशीनों एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार हुआ था। और इसका दूसरा मुख्य कारण था, उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों के विकास ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया था। जो उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्र स्थापित किए गए थे और उन केंद्र के स्थापित होने से ही फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया गया था। तो ये दो कारण आपको याद रखना है। पहला तो मशीन एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार हुआ था जिस कारण फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ, और दूसरा उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों के विकास ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया था। इन दोनों कारणों के कारण ही फैक्ट्री प्रणाली को विकसित होने में सहायता मिली थी। कलकत्ता में पहली देसी जूट मिल किसने स्थापित की थी। अर्थात कलकत्ता में जो सबसे पहली देसी जूट मिल की स्थापना हुई थी वह किसने और कब की थी। तो कलकत्ता में पहले देसी जूट मिल की स्थापना सन 1917 ईस्वी में एक मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने किया था। तो आपको सिर्फ इसमें दो पॉइंट याद रखना है कि कब किया था और किसने किया था। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इसलिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कलकत्ता में सबसे पहली देसी जूट मिल की स्थापना किसने की थी। तो सबसे पहली देसी जूट मिल की स्थापना कलकत्ता में 1917 ईस्वी में एक मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने किया था। किसने किया था। तो एक मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने किया था। और कब किया था। तो 1917 ईस्वी में किया था। औद्योगिकीकरण के मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। अर्थात जो औद्योगिकीकरण था उसने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया था। तो औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए थे जिसके कारण लघु तथा कुटीर उद्योगों का पतन हो गया था। कारखानों में रोजगार की तलाश में गांवों से बेरोजगार लोगों का समूह शहरों की ओर आने लगे। उन्हें शहरों में नौकरियां ढूंढने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कारखानों में श्रमिकों को स्थायी नौकरी नहीं मिलती थी। अर्थात जो औद्योगिकीकरण थी, इस औद्योगिकीकरण की शुरुआत ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया था, यह इसमें पूछा जा रहा है। तो जब औद्योगिकीकरण का शुरुआत हुआ तो हमने आपको इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा दिया कि अगर आदि औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई थी तो आदि औद्योगिकीकरण की शुरुआत में कुटीर उद्योगों का बहुत अधिक महत्व था। लेकिन जब यह औद्योगिकीकरण का रूप ले लिया गया तो इसमें सिर्फ बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए जिसके कारण लघु अर्थात छोटे कुटीर उद्योगों का पतन हो गया था, वे समाप्त हो गए थे। इसलिए कारखानों में रोजगार की तलाश में गांवों से बेरोजगार लोगों का समूह शहरों की ओर आने लगे और उन्हें शहरों में नौकरियां ढूंढने में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कारखानों में श्रमिकों को स्थायी नौकरी नहीं मिलती थी, अर्थात उनको परमानेंटली वहाँ जॉब नहीं मिलता था। अनेक मजदूरों को काम का मौसम समाप्त होने के बाद नौकरी से हटा दिया जाता था। अर्थात अनेक ऐसे मजदूर होते थे जिनको जब कारखाना में काम चलता था तो उनको काम पर रखा जाता था, लेकिन काम का मौसम समाप्त होने के बाद ही नौकरी से भी उनको हटा दिया जाता था। औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह प्रभावित किया था कि उनके पास दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए भी धन नहीं रहता था।
अर्थात जो औद्योगिकीकरण की शुरुआत थी, इन्होंने मजदूरों की आजीविका को इस तरह से प्रभावित कर दिया था, इतनी दयनीय बना दी थी कि उनको दैनिक उपयोग की वस्तुओं खरीदने के लिए भी धन नहीं रहता था और शहरों में उनके रहने ठहरने की समुचित व्यवस्था भी नहीं थी। तो ये सभी ऐसे ऐसे प्रभाव थे जिन्होंने औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया था। भारत में निरुद्योगीकरण क्यों हुआ? अर्थात जो यह निरुद्योगीकरण है, यह निरुद्योगीकरण भारत में क्यों हुआ था? तो 1850 के बाद अंग्रेजी सरकार की औद्योगिक नीतियों अर्थात मुक्त व्यापार की नीति, भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा और परिवहन शुल्क लगाने, रेलवे कारखानों में अंग्रेजी पूंजी निवेश, भारत में अंग्रेजी आयात का बढ़ावा इत्यादि के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विनाश हुआ था। अर्थात ये जो काम है, जब 1850 का अंग्रेजी सरकार ने औद्योगिक नीतियाँ अपनाई थी कि सबसे पहले उन्होंने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी, भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा लगाई थी, परिवहन शुल्क लगाए थे, रेलवे कारखानों में अंग्रेजी पूंजी निवेश लगाए थे, भारत में अंग्रेजी आयात को बढ़ावा इत्यादि के फलस्वरूप जो भारतीय उद्योग था उनका विनाश हो गया था। कारखानों की स्थापना की प्रक्रिया बढ़ी, जिससे देसी लोग अपना महत्व खोने लगे थे। जो देसी लोग थे वे कारखानों की स्थापना की प्रक्रिया के बाद अपना महत्व खोने लगे थे। इससे भारतीय जो उद्योग था, उन भारतीय उद्योगों का निरौद्योगिकीकरण हुआ था। अर्थात पहले जो आदि औद्योगिकीकरण चलता था, लेकिन उसके बाद जब औद्योगिकीकरण का शुरुआत हुआ, अंग्रेजों ने शुरुआत किया था, तो उस समय भारतीय लोग अपना महत्व ही खोने लगे थे और इसी कारण भारतीय उद्योग में निरौद्योगिकीकरण हुआ था। सस्ते श्रम ने किस प्रकार औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया था? अर्थात जो सस्ता श्रम था, उस सस्ते श्रम ने औद्योगिकीकरण को किस प्रकार बढ़ावा दिया था? तो सस्ते श्रम की उपलब्धता औद्योगिकीकरण के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक था। ब्रिटेन में बाड़ाबंदी अधिनियम 1792 ईस्वी में लागू हुआ था। बाड़ाबंदी प्रथा के कारण जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीद कर बड़े बड़े फार्म स्थापित किए थे। किसी भूमिहीन किसान जो थे वे भूमिहीन मजदूर बन गए थे। बाड़ाबंदी कानून के कारण बेदखल भूमिहीन किसान कारखानों में काम करने के लिए मजबूर हो गए थे और ये कम मजदूरी पर भी काम करने को बाध्य थे। इस सस्ते श्रम ने उत्पादन को बढ़ाने में सहायता की थी। परिणाम स्वरूप औद्योगिकीकरण का जो मार्ग था वह प्रशस्त हुआ था। तो इसमें पूछा यह जा रहा है कि जो सस्ता श्रम था उसने औद्योगिकीकरण को किस प्रकार बढ़ावा दिया था? तो सस्ते श्रम की उपलब्धता औद्योगिकीकरण के विकास के लिए बहुत अधिक आवश्यक था। इसलिए एक ब्रिटेन में एक बाड़ाबंदी अधिनियम 1792 ईस्वी में लागू किया गया था। तो यह आपको याद रखना है कि बाड़ाबंदी अधिनियम कहाँ और कब लागू किया गया था। तो यह ब्रिटेन में लागू किया गया था और 1792 ईस्वी में लागू हुआ था। इस प्रथा का जो मेन उद्देश्य था कि कोई भी जमींदार हो, उन जमींदारों के छोटे छोटे खेतों को खरीद कर वहाँ बड़े बड़े फार्म स्थापित कर लिए जाते थे, जिस कारण किसान भूमिहीन मजदूर बन गए थे और बाड़ाबंदी कानून के कारण बेदखल भूमिहीन किसान कारखानों में काम करने के लिए मजबूर हो गए थे और ये कम मजदूरी पर भी अर्थात कम वेतन पर भी सस्ते श्रम में भी काम करने को बाध्य थे और इन सस्ते श्रम ने उत्पादन को बढ़ाने में सहायता की थी। इसी परिणाम स्वरूप औद्योगिकीकरण का जो मार्ग था वह प्रशस्त हुआ था। 1881 के प्रथम कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट का परिचय दें। अर्थात जो 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम था, जिसको फैक्ट्री एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका परिचय दें। तो 1881 ईस्वी में फैक्ट्री एक्ट अर्थात कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। इसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए काम के घंटे तय किए गए थे तथा महिलाओं के काम के घंटे भी तथा एवं मजदूरी भी तय की गई थी। तो यह जो 1881 का फैक्ट्री एक्ट है, इस फैक्ट्री एक्ट को मजदूरों की व्यवस्था को सुधारने के लिए किया गया था, क्योंकि 1881 में सबसे पहले पहला फैक्ट्री एक्ट अर्थात कारखाना अधिनियम पारित हुआ था और इसका मुख्य नियम था कि जो भी 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा है उनको कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अर्थात 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते थे और जो 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे उनको काम करने के लिए घंटे तय किए गए थे तथा महिलाओं के काम के भी घंटे एवं मजदूरी तय की गई थी, जिस कारण उनकी व्यवस्था को, उनकी स्थिति को सुधार मिला था। घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। यहाँ कटीर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ कुटीर होना चाहिए कि घरेलू उद्योग और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। तो कुटीर उद्योग क्या है, कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं, कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अगर पढ़े हुए रहेंगे तो वो क्वेश्चन जरूर बना देंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। तो घरेलू उद्योगों में मशीनों का उपयोग नहीं होता था, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाना, कांच का सामान बनाना, वस्त्र निर्माण, चमड़े का सामान बनाना, फर्नीचर निर्माण आदि घरेलू उद्योगों की श्रेणी में आते हैं।
जो घरेलू उद्योग था, सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें मशीनों का उपयोग ही नहीं होता था। जैसे खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाना, कांच का सामान बनाना, वस्त्र निर्माण, चमड़े का सामान बनाना, फर्नीचर बनाना, ये सभी के सभी घरेलू और कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। कुटीर उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं अत्यधिक संख्या को रोजगार तथा राष्ट्रीय आय का अत्यधिक समान वितरण सुनिश्चित करते हैं। कुटीर उद्योग जनसंख्या के बड़े शहरों में प्रवाह को रोकता है। जो कुटीर उद्योग होता है वह जनसंख्या के बड़े शहरों में प्रवाह को भी रोकता है और यह अत्यधिक संख्या को रोजगार तथा राष्ट्रीय आय का अत्यधिक समान वितरण भी सुनिश्चित करते हैं। इंग्लैंड ने अपने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया था? जो इंग्लैंड था उसने अपने वस्त्र उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए अर्थात बढ़ावा देने के लिए क्या किया था? तो इंग्लैंड में यांत्रिक युग का आरंभ सूती वस्त्र उद्योग से हुआ था। जो इंग्लैंड में अर्थात यांत्रिक युग का आरंभ सूती वस्त्र उद्योग से हुआ था। 1773 ईस्वी में लंकाशेर ने वैज्ञानिक ज्ञान के ने फ्लाइंग शटल नामक मशीन बनाई थी। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हमने आपको पढ़ाया था कि फ्लाइंग शटल नामक मशीन का निर्माण कब हुआ था? तो 1773 ईस्वी में हुआ था। जिसको किसने किया था? तो वैज्ञानिक जॉन ने किया था फ्लाइंग शटल का निर्माण। इससे बुनाई की रफ्तार बढ़ी तथा श्रित की मांग बढ़ गई थी। यह जो फ्लाइंग शटल मशीन थी इससे बुनाई की रफ्तार बढ़ गई थी तथा श्रित की मांग भी बढ़ गई थी। 1765 ईस्वी में ब्लैकबर्न के जेम्स हारग्रीव्स ने शिपनिंग जेनी बनाई थी। अर्थात शिपनिंग जेनी, ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने आपको पढ़ा रखा है। इसलिए अगर आपने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो आप हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके अन्य चैप्टर के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने आपको उसमें बताया था कि शिपनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो शिपनिंग जेनी का आविष्कार हेम्स हारग्रीव्स ने किया था और 1765 ईस्वी में किया था। और इस मशीन से क्या होता था कि जिससे सूत की कताई 8 गुना बढ़ गई थी। इस शिपनिंग जेनी मशीन से सूत की कटाई 8 गुना बढ़ गई थी। रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने के लिए शिपनिंग फ्रेम का आविष्कार किया था, जिससे अब हाथ से सूत काटने का काम बंद हो गया था। क्रॉम्पटन ने शिपनिंग न्यूल नामक मशीन बनाई थी। इन मशीनों के आधार पर इंग्लैंड कम खर्च में ही बारीक सूत अधिक मात्रा में बनाए जाने लगे। इससे वस्त्र उद्योग में क्रांति आ गई थी और इन संयंत्रों की सहायता से इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिला था। इसमें मुख्य रूप से पूछा यही जा रहा था कि इंग्लैंड ने अपने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया था। तो इंग्लैंड ने अपने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले 1773 ईस्वी में वैज्ञानिक जॉन के ने फ्लाइंग शटल नामक मशीन का निर्माण किया था, जिससे बुनाई की रफ्तार बढ़ गई थी। 1765 ईस्वी में ब्लैकबर्न के जेम्स हारग्रीव ने शिपनिंग जेनी का आविष्कार किया था, जिससे सूत की कताई 8 गुना बढ़ गई थी। रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने के लिए शिपनिंग फ्रेम का आविष्कार किया था, जिससे अब हाथ से सूत काटने का काम बंद हो गया था। अर्थात जो भी काम मानव श्रम के द्वारा होते थे उन सभी का स्थान मशीनों ने ले लिया था, जिस कारण काम में बढ़ोतरी हो गई थी। काम बहुत तेजी से होने लगा था और इन संयंत्रों की सहायता से इंग्लैंड को वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिला था। अर्थात उन्होंने अपने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा कैसे दिया था? तो सिर्फ यंत्रों और संयंत्रों से उन्होंने अपने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया था। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट क्या था? यह जो चार्टर एक्ट है यह 1813 ईस्वी में हुआ था, जो आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। तो यह 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट जो हुआ था वह क्या था? तो 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम था, जिसमें व्यापार पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिपत्य समाप्त कर दिया गया था। उसके स्थान पर मुक्त व्यापार की नीति अर्थात पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड का अनुसरण किया गया था। जो 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट था, इस चार्टर एक्ट में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम था। यह जो 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट था यह ब्रिटिश संसद ने पारित किया था, जिसमें व्यापार पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिपत्य समाप्त कर दिया गया था। अर्थात पहले जो व्यापार होता था उसका अधिपत्य सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को था, लेकिन जब यह चार्टर एक्ट लागू हुआ था इसका अधिपत्य समाप्त कर दिया गया था तथा उसके स्थान पर मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई थी, अर्थात पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड का अनुसरण किया गया था। तो चार्टर एक्ट में सिर्फ आपको इतना समझना है कि पहले सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करती थी, लेकिन जब यह एक्ट लाया गया तो इस एक्ट ने उसके अधिपत्य को समाप्त कर दिया था और उसके स्थान पर मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई थी। अर्थात कोई भी व्यापार कर सकता है, जिसको पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड कहा जाता है, और उसका अनुसरण अर्थात पालन किया जाने लगा था। उत्पादक अपने उत्पादों को प्रचार करने के लिए कौन कौन से साधन अपनाते थे? जो उत्पादक थे वो अपने उत्पादों को प्रचार करने के लिए कौन कौन से साधन को अपनाते थे? तो उत्पादों को बेचने के लिए एवं ग्राहकों को आकृष्ट करने के लिए उत्पादक
अपने सामान पर लेबल लगाते थे। जो उत्पाद होते थे अर्थात सामान होते थे उनको बेचने के लिए एवं ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जो उत्पादक होते थे वे अपने सामान पर लेबल लगाते थे। लेबल से उत्पाद की गुणवत्ता स्पष्ट होती थी। अनेक लेबलों पर प्रभावशाली व्यक्तियों और देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे। अर्थात लेबल कहा जाए तो जो अभी ब्रांड चलता है उसी ब्रांड को पहले लेबल कहा जाता था और उन लेबल पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे जिससे ग्राहक उनकी ओर बहुत आकर्षित होते थे। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण से उत्पादकों ने अपने अपने उत्पादन के प्रचार के लिए आकर्षक कैलेंडर छपवाने भी आरंभ कर दिए थे। अर्थात जब 19वीं शताब्दी का अंतिम चरण आ गया था तो उस समय उत्पादक ने अपने अपने उत्पादन के प्रचार के लिए आकर्षक कैलेंडर छपवाने भी प्रारंभ कर दिए थे और वे लेबल में देवी देवताओं के चित्र बनाया करते थे और प्रभावशाली व्यक्तियों का चित्र बनाते थे। उससे पता चलता था कि वस्तु की क्वालिटी क्या है। तो इस कारण इन सभी साधनों से उत्पादक अपने उत्पाद को प्रचार करते थे। स्वदेशी आंदोलन का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? जो स्वदेशी आंदोलन है इस स्वदेशी आंदोलन का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो 1905 के बंग भंग आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार की नीति से भारतीय उद्योग लाभान्वित हुए थे। धागा के स्थान पर कपड़ा बनना आरंभ हुआ। इससे वस्त्र उत्पादन में तेजी आई। 1912 तक सूती वस्त्र उत्पादन दोगुना हो गया। उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयात शुल्क में वृद्धि करे तथा देशी उद्योगों को रियायत प्रदान करे। कपड़ा उद्योग के अतिरिक्त अन्य छोटे उद्योगों का भी विकास स्वदेशी आंदोलन के कारण हुआ था। अर्थात स्वदेशी आंदोलन कहा जाए तो देशी आंदोलन करने के लिए छोटे उद्योग का विकास करने के लिए स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। क्योंकि 1905 के बंग भंग आंदोलन ने स्वदेशी और बहिष्कार नीति से भारतीय लोग लाभान्वित हुए थे। धागा के स्थान पर कपड़ा बनना आरंभ हो गया था। इससे वस्त्र उत्पादन में बहुत तेजी आई थी और 1912 तक सूती वस्त्र उत्पादन दोगुना हो गया था। उद्योगपतियों के सरकार पर दबाव डाला कि वह आयात शुल्क में वृद्धि कर दे तथा देश को रियायत प्रदान करें। तो स्वदेशी आंदोलन से देशी आंदोलन पर अर्थात कुटीर उद्योग पर छोटे उद्योग को बढ़ावा मिला था। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 1850 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए क्या किया? इसका देशी उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? जब 1850 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए क्या किया था और जो उसने किया था उस चीज़ से देशी उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो 1850 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी। जैसा कि आपने इससे पहले एक क्वेश्चन में पढ़ लिया, मुक्त व्यापार फ्री पॉलिसी ट्रेड उसको अपनाई थी और भारत से आयातित निर्मित वस्तुओं पर भारी बिक्री कर सीमा शुल्क जो था और परिवहन कर लगाया गया। भारत से कच्चा माल का निर्यात किया जाने लगा और इससे देशी कुटीर उद्योगों पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ा। तो उन्होंने विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी। तो आपको यह नीति का नाम याद रखना है कि उन्होंने मुक्त व्यापार की नीति को अपनाई थी और उन्होंने भारत से आयातित निर्मित वस्तुओं पर भारी बिक्री कर लगा दिया था, सीमा शुल्क और परिवहन कर लगाया गया था। इसलिए भारत से कच्चा माल का सिर्फ निर्यात किया जाने लगा और इस मुक्त व्यापार की नीति से देशी कुटीर उद्योगों पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ा था। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 18 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ अच्छे से समझे हुए रहिएगा तो आप 100% एग्जाम में इनमें से आए हुए क्वेश्चंस का आंसर जरूर लिख के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। We'll be right back.